हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फॉस्फोराइलेशन। कि फॉस्फोराइलेशन क्या है। मित्रों, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था तो उसमें यह भी शो किया था कि कैसे ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन NADPH2 बने थे। लेकिन अब इस वीडियो में आपको यह समझाना है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना था थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ल्यूमन में, उस ल्यूमन से प्रोटॉन ग्रेडियंट्स को यूज करके कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों, आपको एक चीज जाननी होगी कि कंप्लीट बायोलॉजी के अंदर आप 3 तरह के फॉस्फोराइलेशन देखोगे। पहला फॉस्फोराइलेशन जो होता है हम उसको फोटो फॉस्फोराइलेशन बोल देते हैं। फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन। मित्रों, फोटो फॉस्फोराइलेशन जो है ये वो फॉस्फोराइलेशन है जो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में होता है। फोटोसिंथेसिस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती है जिसके दौरान प्रोटॉन की पंपिंग होती है फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन, वो लाइट की प्रेजेंस में होती है और उस प्रोटॉन की पंपिंग से ल्यूमन के अंदर जनरेट हो जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट और उस ग्रेडियंट को यूज करके बनवाया जाता है एटीपी। तो इस तरह का फॉस्फोराइलेशन कहलाता है फोटो फॉस्फोराइलेशन। बोले तो जो फॉस्फोराइलेशन लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है उस फॉस्फोराइलेशन को हम फोटो फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। मतलब अगर सही सेंस में हम बात करें तो हम इस लेक्चर में कौन सा फॉस्फोराइलेशन डिस्कस कर रहे हैं? हम कर रहे हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। मैंने लिखा नहीं, फोटो फॉस्फोराइलेशन लिखना था इसको, ठीक है, कोई नहीं, फॉस्फोराइलेशन हो गया। तो ये हो गया फोटो फॉस्फोराइलेशन। और फोटो फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरी आ जाती है मित्रों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मित्रों, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी हम देखेंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चलती है तब भी प्रोटॉन की पंपिंग होगी, लेकिन कहाँ? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये फॉस्फोराइलेशन चलता है और ये चलता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हम देखेंगे जब रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन की पंपिंग होती है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। क्योंकि मित्रों माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो तो डबल मेम्ब्रेनस होता है, तो 2 मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। उस स्पेस के अंदर मैट्रिक्स से प्रोटॉन की पंपिंग हो जाती है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जनरेट हो जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट यूज होता है एटीपी फॉर्मेशन में। और उस एटीपी फॉर्मेशन को या उस टाइप के फॉस्फोराइलेशन को हम बोलते हैं मित्रों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक मित्रों तीसरी तरह का फॉस्फोराइलेशन जो है वो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो है वो मित्रों ये
एक ऐसा फॉस्फोराइलेशन है जिसमें एक कंपाउंड से फॉस्फेट ग्रुप निकलकर किसी दूसरे कंपाउंड में जुड़ जाता है और एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह के फॉस्फोराइलेशन को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहां पर हम देखेंगे कोई इलेक्ट्रॉन की पंपिंग नहीं होगी, कोई प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा और ये किसी मेम्ब्रेन में नहीं होता, ये कहीं भी हो सकता है सेल के अंदर, ठीक है ना। तो मित्रों ये थे 3 टाइप्स के फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है और इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ये सेल में कहीं भी हो सकता है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान नहीं होता, बल्कि ये दोनों तो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान होगा जब थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में चलेगी, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान होगा जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलेगी। इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कोई लेना देना नहीं। ये हैं 3 टाइप्स के फॉस्फोराइलेशन। मित्रों एक चीज और आपको करनी होगी फॉस्फोराइलेशन को समझने से पहले, एक छोटी सी चीज है जो पार्ट तो केमिस्ट्री का है लेकिन समझ लें तो अच्छा है, हो सकता है आपको पता भी हो। मित्रों जो न्यूट्रल पीएच होता है वो 7 होता है, ये बात आपको पता है। न्यूट्रल पीएच को 7 पर न्यूट्रल पीएच होता है किसी भी मीडियम का, अगर 7 है तो न्यूट्रल है पीएच में। अगर 7 से ज्यादा हो जाए, पीएच 7 से ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे बेसिसिटी ज्यादा हो रही है। तो बेसिसिटी बढ़ती है, बेसिसिटी। और अगर 7 से जितना कम आ जाए तो हम कहते हैं एसिडिटी बढ़ती, एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी, एसिडिटी। मित्रों बेसिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोक्सिल आयंस। मैं लिख देता हूं, हाइड्रोक्सिल आयंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिसिटी के लिए और जो होते हैं OH नेगेटिव। बात समझ में आई। एसिडिटी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो मित्रों रेस्पॉन्सिबल हैं हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस जो कि प्रोटॉन होता है या H+ होता है। तो हमने क्या देखा, हम यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज, जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे बेसिसिटी भी इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे जैसे पीएच डिक्रीज होता है, डिक्रीजेज, हम देखेंगे वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे पीएच डिक्रीज होगा वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ेगी, बट जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिसिटी बढ़ती है। बेसिसिटी बढ़ने के लिए उस मीडियम की बेसिसिटी बढ़ेगी जिस मीडियम के अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस ज़्यादा हैं। हाइड्रोक्सिल आयंस जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतना पीएच बढ़ता चला जाएगा, और जितना पीएच बढ़ रहा है इसका मतलब उस मीडियम की बेसिसिटी उतनी ज़्यादा हो रही है। हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स जिस मीडियम के ज़्यादा होते चले जाएंगे, हम देखेंगे उसका पीएच उतना कम होता चला जाएगा, और जिस मीडियम का जितना पीएच कम होता चला जाता है इसका मतलब उसकी क्या बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है। तो मित्रों ये तो था कुछ जनरल बातें जो आपको समझनी इंपॉर्टेंट थी, जरूरी थी फॉस्फोराइलेशन को समझने से पहले, जो हो गया है आपका। अब मित्रों देखिए फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है। मित्रों जब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही थी, ये आपको अच्छी तरह बताया गया है कि वो चल रही थी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेनस होता है थाइलेकॉइड, ठीक है। तो ठीक है बना देते हैं।
ये मित्रों हमने थाइलेकॉइड बना दिया, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन बना दी, सिंगल मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन पर आपको याद हो तो मैंने एक चीज और बताई थी कि इस मेम्ब्रेन पर स्ट्रोमल साइड की तरफ FOF1 पार्टिकल लगा होता है, और जो F1 का फेस होता है वो स्ट्रोमल साइड में होता है, और ये पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल पार्ट। जो FO है वो इंटीग्रल पार्ट है, तो इसको मैं लिख देता हूं इंटीग्रल पार्ट। ओ बोले तो O फॉर ओलिगोमाइसिन, ये आपको पता है, ठीक है। इसी के थ्रू प्रोटॉन निकलेंगे, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा हम देखेंगे, पर लेकिन हमें समझना ये है कि वो प्रोटॉन कब निकलते हैं, ल्यूमन से। ये ल्यूमन हो गया, जो ये बनाया हुआ है ये ल्यूमन है, और ये मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। इंटीग्रल पार्ट इसलिए बोला क्योंकि मेम्ब्रेन में इंसर्टेड होता है, इसलिए इंटीग्रल पार्ट है। ये पेरिफेरल इसलिए है क्योंकि पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। अब मित्रों होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती है ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन, तब हम देखेंगे स्ट्रोमल साइड से ल्यूमन की तरफ प्रोटॉन की पंपिंग होती है। प्रोटॉन की पंपिंग होगी स्ट्रोमा से ल्यूमिनल साइड की तरफ, और ये प्रोटॉन बढ़ते चले जाते हैं। प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है, ये प्रोटॉन की पंपिंग दिखाई, तो इसमें प्रोटॉन ही प्रोटॉन हो जाते हैं मित्रों। तो HH ना करके मैं डॉट डॉट दिखा देता हूं रेड मार्कर से, ये प्रोटॉन को दिखा रहा है रेड मार्कर। तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या इकट्ठा, सॉरी ल्यूमन के अंदर क्या इकट्ठा हो गया, मेम्ब्रेन के ल्यूमन के अंदर ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन ही प्रोटॉन इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रोटॉन इकट्ठे हो गए, और मित्रों आपसे अगर कोई ये पूछे कि ये प्रोटॉन कैसे, कहां से आए सेल के अंदर, प्रोटॉन कैसे बनते हैं सेल के अंदर कहां से आए, तो मित्रों सेल के अंदर ये सब प्रोटॉन जो होता है वाटर का होता है। मतलब जब वाटर जो है H2O टूटता है तो H2O टूटकर दो चीज बना देता है, एक तो प्रोटॉन बना दिया, और एक मित्रों बनाता है, ब्लू मार्कर से ले लेते हैं, एक बना देता है मित्रों OH हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। प्रोटॉन तो चले जाते हैं ल्यूमन के अंदर, हाइड्रोक्सिल आयंस रह जाते हैं बाहर ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आप कहोगे गुरुजी पानी जब टूट रहा था तो वहां तो ऑक्सीजन बन रही थी। मित्रों ऑक्सीजन भी बनती है, लेकिन पानी कुछ इस तरह से भी टूटता है, जो प्रोटॉन बनाता है और हाइड्रोक्सिल आयंस भी बनाता है, और जब ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है तब भी वाटर की स्प्लाइटिंग होती है, तब वाटर की स्प्लाइटिंग प्रोटॉन और ऑक्सीजन में होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। प्रोटॉन की पंपिंग हो गई ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन बहुत सारा इकट्ठा हो गया। अब मित्रों प्रोटॉन के इकट्ठा होने से क्या चीज जनरेट हो जाती है, तो जनरेट हो जाती है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। कहां पर, ल्यूमन के अंदर। ल्यूमन के अंदर जनरेट होती है मित्रों प्रोटॉन मोटिव फोर्स PMF। और प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होने का जो कारण होता है वो दो कारण होते हैं। आप देखिए, जब प्रोटॉन की तो पंपिंग हो गई ल्यूमन के अंदर, तो अब प्रोटॉन कहां ज्यादा है, ल्यूमन में, और हाइड्रोक्सिल आयन कहां ज्यादा रहेगा, वो स्ट्रोमा में रहेगा। मतलब यहां पर हम देखेंगे स्ट्रोमल साइड में OH ही OH होते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं, OH इकट्ठे हो गए स्ट्रोमल साइड में, ये कर दिए मैंने इकट्ठे, डॉट डॉट से दिखा देते हैं। इस साइड हो गए क्या इकट्ठे, हाइड्रोक्सिल आयंस। तो दो चीजें जनरेट होती हैं ऐसा होने से।
एक तो जनरेट होता है स्ट्रोमल और ल्यूमन के बीच में चार्ज का डिफरेंस। आप देखिए ना, स्ट्रोमल साइड में कौन सा चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव, और ल्यूमन साइड में कौन सा चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस क्रिएट हो गया ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक तो हो गया चार्ज का डिफरेंस, एक तो हो गया मित्रों चार्ज का डिफरेंस। चार्ज के डिफरेंस को हम डेल्टा ई से दिखा देते हैं। और दूसरा जो डिफरेंस होता है, दूसरा डिफरेंस जनरेट हो जाता पीएच का। भाई पीएच का भी तो जनरेट हुआ। अगर यहां प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होना पीएच को कम करेगी। भाई जितनी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा, पीएच उतना कम, और पीएच जितना कम, मीडियम उतना ज्यादा एसिडिक। तो इसका पीएच कैसा है, बहुत कम, और इसका पीएच क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन तो पीएच को बढ़वाते हैं ना, और पीएच बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। तो पीएच का डिफरेंस भी यहां जनरेट हो गया। और प्रोटॉन मोटिव फोर्स होती है इन दोनों का प्लस। प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीएच। ये होता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। मित्रों एक चीज और याद रखना, अगर किन्हीं दो सिस्टम के बीच में पीएच में, किन्हीं दो सिस्टम के बीच अगर 1 यूनिट का पीएच डिफरेंस है, मैंने बोला किन्हीं दो सिस्टम के बीच में अगर 1 यूनिट पीएच का डिफरेंस है, तो वो 1 यूनिट का पीएच डिफरेंस जनरेट करता है -59 मिली वोल्ट एनर्जी। मतलब 1 डेल्टा पीएच जनरेट करेगा -59 मिली वोल्ट एनर्जी को, एनर्जी। तो अगर ये है तो तब हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स को देखेंगे, PMF इक्वल टू डेल्टा ई प्लस -59 डेल्टा पीएच, हम ये लिख देंगे। तब हो जाएगा प्रोटॉन मोटिव फोर्स इक्वल टू डेल्टा ई माइनस 59 डेल्टा पीएच। ये मित्रों हो जाता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्योंकि 59 जो है -59 ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्यों? क्योंकि अगर दो मीडियम के बीच में 1 यूनिट का पीएच में डिफरेंस है तो वो जनरेट करता है -59 मिलीवोल्ट एनर्जी। इसीलिए 59 यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो तब जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेगी वो PMF इक्वल टू डेल्टा ई, मतलब डेल्टा ई क्या था, चार्ज का डिफरेंस, -59 डेल्टा पीएच। ये है पीएच का डिफरेंस। यहाँ तक तो बात मित्रों क्लियर हुई, समझ में आई आपके? ठीक है, अब देखिए आगे। अब मित्रों होता क्या है, जब ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हुई कहाँ पर, ल्यूमन के अंदर, तो ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है ल्यूमन के अंदर, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को, या मैं बोलूं प्रोटॉन्स को पुश करने की कोशिश करेगा टू द स्ट्रोमल साइड, ताकि दोनों के बीच में चार्ज का डिफरेंस भी कम हो और पीएच का डिफरेंस भी कम हो। यह टारगेट होता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स का, कि स्ट्रोमल और ल्यूमिनल साइड में जो चार्ज का डिफरेंस आ रहा है और जो पीएच का डिफरेंस आ रहा है, ये मिनिमाइज किया जाए, इसको खत्म किया जाए। तो इसके लिए क्या करेगा, क्या करेगी प्रोटॉन मोटिव फोर्स? प्रोटॉन को पंप करेगी फ्रॉम FOF1 पार्टिकल। तो प्रोटॉन को पंप किया जाता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू, FOF1 पार्टिकल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। मित्रों अगर मैं F1 यूनिट की बात करूं, तो जो F1 यूनिट है, F1 ये वाली, ये मित्रों
14 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। 14 पॉलीपेप्टाइड्स की होती है। पॉलीपेप्टाइड्स कितनी? 14 पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। F1 जो सब यूनिट है वो वाली। और इन 14 पॉलीपेप्टाइड्स के जो नेम्स होते हैं वो होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह के नेम होते हैं। 14 पॉलीपेप्टाइड्स के इस तरह के नाम होते हैं। अब इन पॉलीपेप्टाइड्स में भी हम ये देखेंगे, जो बी वाली पॉलीपेप्टाइड होती है, बीटा, बी नहीं बल्कि बीटा, जो बीटा पॉलीपेप्टाइड है, ये काम करती है एटीपी सिंथेज का। एटीपी सिंथेज होती है क्या? कौन सी? बीटा पॉलीपेप्टाइड। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि F1 सब यूनिट जो 14 पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है, उन 14 पॉलीपेप्टाइड में कौन सी पॉलीपेप्टाइड एटीपी सिंथेज का काम करती है? तो मित्रों आपको पता होना चाहिए कौन सी करती है? बीटा सब यूनिट, मतलब बीटा सब यूनिट नहीं बोलेंगे, बीटा पॉलीपेप्टाइड एक्ट एज ए एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज का मतलब है कि जब प्रोटॉन की पंपिंग होगी फ्रॉम ल्यूमिनल साइड टू स्ट्रोमल साइड, तब बीटा पॉलीपेप्टाइड एटीपी बनवाएगा, एडीपी से एटीपी बनवाएगा। अब देखिए मित्रों, जब प्रोटॉन की पंपिंग होती है तो जो F1 सब यूनिट है वो रोटेट करती है, या मैं बोलूं या ऐसा बोलिए, जब F1 सब यूनिट रोटेट करेगी तब प्रोटॉन की पंपिंग होगी। आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि जब प्रोटॉन की पंपिंग हुई तो F1 सब यूनिट रोटेट की, और जब रोटेट करती है F1 सब यूनिट F1 पार्टिकल की, तो एक पॉलीपेप्टाइड एक प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करती है। कहां से कहां? ल्यूमिनल साइड से स्ट्रोमल साइड। तो अब आप ये बताइए, कंप्लीट रोटेशन जब होगा F1 सब यूनिट का, तो कितने प्रोटॉन ल्यूमिनल साइड से स्ट्रोमल साइड आ जाएंगे? 14 ही आ पाएंगे, क्योंकि F1 जो सब यूनिट है वो कितने पॉलीपेप्टाइड से बनी है? वो बनी है 14 पॉलीपेप्टाइड से, 14 पॉलीपेप्टाइड से। तो कितने प्रोटॉन बाहर निकलेंगे? टोटल निकलेंगे 14 प्रोटॉन्स। 14 प्रोटॉन्स बाहर निकलेंगे। ये मित्रों मैं रेड मार्कर से यूज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा फीलिंग अच्छी आए। लो जी, अब 14 पॉलीपेप्टाइड्स, वो 14 प्रोटॉन्स बाहर निकल गए इस यूनिट के थ्रू। ये निकाल दिए मैंने 14 प्रोटॉन्स। मित्रों साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब 14 प्रोटॉन्स बाहर निकलते हैं ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ, ल्यूमिनल साइड से स्ट्रोमल साइड में, तो इनके ट्रांसपोर्टेशन से जो बीटा पॉलीपेप्टाइड है वो 14 से 3 एटीपी बनवाती है। मतलब इन 14 प्रोटॉन से, प्रोटॉन की पंपिंग से बनते हैं 3 एटीपी मॉलिक्यूल। कब बने? जब 14 प्रोटॉन की पंपिंग हुई फ्रॉम F1 पार्टिकल टू द स्ट्रोमल साइड, तब बने 3 एटीपी। तो अब एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि आप ये बताइए एक एटीपी फॉर्मेशन के लिए कितने प्रोटॉन लगते हैं? तो कोई बड़ी बात नहीं है मित्रों, ये तो निकाल ही सकते हैं, है ना। 14 को डिवाइड कर दो 3 से, तो कितना आएगा? 4.67। इतने प्रोटॉन से बनेगा कितना? एक एटीपी मॉलिक्यूल ये बनेगा। तो आपने देखा मित्रों कि कैसे ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, और कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके एटीपी बनवा लिया गया ड्यूरिंग प्रोटॉन पंपिंग फ्रॉम F1 पार्टिकल। और F1 की जो 14 पॉलीपेप्टाइड्स थी, जब वो रोटेट करती हैं
तो एक पॉलीपेप्टाइड एक प्रोटॉन की पंपिंग करती है, तो इस तरह से हो जाते 14 प्रोटॉन, 14 प्रोटॉन बाहर निकल जाते हैं फ्रॉम ल्यूमिनल साइड टू स्ट्रोमल साइड। और उन पॉलीपेप्टाइड्स में से जो बीटा पॉलीपेप्टाइड होती है, ये होती है एटीपी सिंथेज, जो एटीपी का फॉर्मेशन करवाएगी जब प्रोटॉन की पंपिंग होगी। तो मित्रों, ये था फॉस्फोराइलेशन, बल्कि ये बोलना ज़्यादा अच्छा है, ये था फोटोफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। उम्मीद करता हूँ मित्रों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रह गई है आपकी, या कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, तो मित्रों आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी उस प्रॉब्लम को टॉपिक से पहले लूँ। ठीक है ना भाई, प्रॉब्लम रहेगी तो आगे बढ़ नहीं सकते ना, इसलिए पहले एलिमिनेट करना ज़रूरी है प्रॉब्लम्स को। जो प्रीवियस लेक्चर हुआ है उसकी प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व हो पहले तो बेटर है, आगे तभी बढ़ा जाए। ठीक है ना मित्रों, तो इन बातों का ध्यान रखना जो मैंने बताया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। यहाँ से नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ नीट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये पोर्शन एनसीईआरटी बुक का है। एनसीईआरटी बुक में दे रखा है फॉस्फोराइलेशन, तो नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो नीट से अपर एग्ज़ाम है, एमएससी एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो गया, पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो गया, गेट का एग्ज़ाम हो गया, नेट का एग्ज़ाम हो गया, वहाँ तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, नो डाउट। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छे से लेक्चर ये समझ में आ गया है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कि मित्रों, थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।